हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 466 एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत दुर्गा वेल्थ मैनेजर। माय हॉस्पिटल पार्टनर इज वन हेल्थ केयर बाय डॉक्टर समीर अरबट. A big thank you to my home partner, which is SDPL. My inside home partner is Inside Story, Global Site County, Tricos, Licksters, Gemini Outdoors, Siddhi. The wellness. Siddhi, you can always call it the wellness, but they are more into tarot card reading. A big thank you to Priya Acharya. Also to mention Yuva Foundation, Atmanirbhar Bharat Partner Servicing Wala, and Joshi Security Systems. नागपुर के हर घर का घी, गौवर्धन घी एंड मल्टीफिट इज द फिटेस्ट जिम इन द नागपुर सिटी. बहरहाल आज बात करने का मौका मिला है उनसे जो किसी भी बिजनेस, किसी भी वेंचर को जब एनालाइज करते हैं तो उसे किस तरह से आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, किस तरह से वो आगे बढ़ सकता है, ये भी बताते हैं, और साथ ही साथ उसको किस तरह से वो कैपिटलाइज करा सकते हैं, कैसे एक एंजल इन्वेस्टर को उसके साथ जोड़कर उसको एक अलग पैमाने पर लेकर जा सकते हैं. एक ऐसे व्यक्ति विशेष जिन्होंने नागपुर के उनको अगर एक व्यक्ति हैं जिनका उत्तर दक्षिण रेस्टोरेंट है, जो उत्तर दक्षिण जो है वो नागपुर का सबसे अच्छा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, तो उसके जो ओनर है नवद्यम के, उनका नाम है श्री दिलीप कामदार. आई वुड लाइक टू कोट हिम हियर. ही सेज, माई गेस्ट टुडे इज नागपुर's नारायण मूर्ति and he makes Nagpur proud every time when he goes on the global platform. Please welcome Shri Shashikant Chaudhary, as I call him sir. Sir, welcome to Raj की बात. नमस्ते राज. Sir, कैसे हैं आप? Very glad to meet you. Sir, it's an honor meeting you, sir. Sir, जब आप आपकी शुरुआत के दिनों में हम बात करेंगे, जब बिजनेसेस करने के लिए लोग बहुत सोचते थे, नौकरी ही लोगों को भाती थी और लोग ये सोचते थे कि नौकरी सबसे सेफ है. सर, बिजनेसेस करना, बिजनेसेस में आना, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया, ये सब चीज़ों का आना, कैसे देखते हैं इसको आप? हाँ, मुझे लगता है कि इसका थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएंगे तो ये काफ़ी हम लोग जो है मिडिल क्लास या थोड़ा सा ऊपर उस रेंज में से आए. अब ऐसा सोचिए कि उस समय के जो पूरे बिजनेसमैन हुआ करते थे, ये काफ़ी रिच और कैपिटलिस्टिक वहाँ से आते थे, जिनके पास कैपिटल का एक्सेस होता था और जिनके पास लाइसेंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस होते थे, वही लोग एक दुनिया में सक्सेसफुल हो सकते थे. और ज़्यादातर हम देखें तो इंडिया में जी. और उस समय ऐसा था कि अगर हमको और हमारी आइडेंटिटी अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो बिजनेस करना एक रास्ता था, मगर मुश्किल रास्ता था जी. मगर क्या होता है कि जैसा स्प्रिंग को जितना दबाया जाए तो स्प्रिंग उतना बाहर आता है. तो काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिनमें से मैं एक था कि जो पहले से एक डिसाइड कर चुका था कि जॉब नहीं करेंगे, जो कुछ भी हो जाए, मगर अपना खुद का एक बिजनेस हो जी. तो मैंने मेरा जो पहला बिजनेस चालू किया वो सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग वहीं से चालू किया. और वहाँ से मेरा बिजनेस चलती आ रहा है. और अभी लास्ट जो मेरा था वो ग्लोबल लॉजिक था. तो ग्लोबल लॉजिक अभी आपको मालूम है काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है, अभी एक्वायर हो चुकी है हिताची से $10 मिलियन को जी. उसमें काफ़ी सारे लोग भी थे और अभी फिर से मैं और एक स्टार्टअप कर रहा हूँ. सो दैट जर्नी कंटिन्यू. सो दिस विल बी almost like 11th startup. So this was one of the ways through which ऐसा लगा था कि अगर हम बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो एक अलग अपने को एक तरीका मिल जाएगा कि ये जो हमारी आइडेंटिटी एक बन चुकी है कि बस पढ़ो और कहीं जाके नौकरी करो 10 से 6 बस जी. उससे हटकर अगर आप करना कुछ चाहो तो ये एक रास्ता था. और ये रास्ता जैसे जैसे लाइसेंस राज खुलते गया तो उसके बाद मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग इसमें आना चालू हो गए, बिकॉज एक शिफ्ट आ गया जी. जहाँ पे जैसा मैंने कहा कि कैपिटल वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मगर अभी नॉलेज हैज़ बिकम अ कैपिटल जी. तो अभी ऑल इंडस्ट्रीज जो भी आ रही हैं अभी, तो उसमें नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कैपिटल.
तो नॉलेज को फॉलो कर रहा है कैपिटल। तो आपके पास अगर टेक्नोलॉजी है, आपके पास अगर कुछ आइडियाज़ हैं जिसके ऊपर आपके साथ आप अच्छे टीम के साथ में कुछ एग्जीक्यूट अच्छा कर सकते हो, तो अभी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। ओके सर, जब ये शब्द जो है स्टार्टअप, ये सुनाई में बड़ा अच्छा देता है स्टार्टअप, क्योंकि सर गाड़ी को जिस तरह से हम स्टार्टअप करते हैं, है ना सर, तो वो एक रेस देती है। लेकिन सर अक्सर देखा गया मैकेनिक के पास जैसे स्टार्टअप होता है गाड़ी बंद भी हो जाती है। ये गैम्बल है। बिजनेस को अगर आप देखें, लोग कहते हैं, नौकरी पेशा लोग कहते हैं ये गैम्बल है, हर किसी को नहीं भाता। जो एनवीसीसी के चीफ हैं अश्विन मेहाड़िया जी, उनसे जब मेरी एक दिन बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस देश में और भारतीय जी ने भी कहा मुझे ये बात, दीपेन अग्रवाल ने भी ये बात कही कि हमारे देश में जो बिज़नेस वाले हैं, बिज़नेस करने वाले लोग हैं, बिज़नेस लॉबीज़ जो हैं, एसोसिएशंस जो हैं, उनके हाल कोई बहुत अच्छे नहीं हैं और उनको हर बार एक उम्मीद की तरह उम्मीद की आंखों से उनको सरकार और सरकार की नीतियों की तरफ देखना पड़ता है, पॉलिसीज़ की तरफ देखना पड़ता है। सर जब आप स्टार्टअप की बात करते हैं तो सर ये इग्निशन सिर्फ ऑन करना नहीं है, ये तो सर बंद भी हो सकती है गाड़ी। तो सर आप भी मानते हैं कि ये बिज़नेस कुछ नहीं, सिर्फ रिस्क है? और जैसे वो सर हर्षद मेहता की वेब सीरीज़ कह रही थी कि इश्क रिस्क है तो इश्क है, आप भी बिलीव करते हैं? अब ये आपका कहना एक हद तक सही है, एक हद तक, बट ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या बिजनेस करने वाले जो लोग होते हैं जी, तो इनका दे डेयर टू सक्सीड एंड दे डेयर टू फेल ऑल्सो, दे आर प्रिपेयर टू फेल ऑल्सो। एक थोड़ी सी अलग टाइप की इनकी मेंटेलिटी होती है जी, जो एक जब मेरा पहला बिजनेस भी फेल हुआ था, उसके बाद में सेकंड बिजनेस फेल हुआ था, तो उसके बाद भी ये बिजनेस आप करते जा रहे हैं तो उसका एक ही पैमाना था कि हारने जीतने का खौफ नहीं है जी, मगर वो खेल खेला ही नहीं जिंदगी में तो उसका गम बहुत होगा जी, हारना जितना तो ये चलते रहेगा जी, कल का भरोसा नहीं किसका। तो उसमें स्टार्टअप में आप अगर देखो तो हर बिजनेस में और जो भी आप वेंचर करोगे उसमें रिस्क एलिमेंट तो रहेगा, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पैरेलल कॉम्पिटिटिव फोर्सेस रहते हैं, डायनामिक्स प्ले आउट होते हैं, कंपटीशन प्ले आउट होता है, इकोनॉमी प्ले आउट होती है, और अभी वैसे मार्केट जो है पूरा ग्लोबल मार्केट हो चुका है। तो इस कंडीशंस में हर बिजनेस में, भले वो पुराने ज़माने में उसको बिजनेस कहते थे और अभी इसको हम स्टार्टअप कह रहे हैं, बिकॉज उसका एक नेचर थोड़ा सा अलग सा आ रहा है जी। रिस्क पहले भी थी, रिस्क अभी भी है। बट अभी अगर आप देखा जाए तो अगर स्टार्टअप के बारे में एक जो लोगों की भावना है कि ये गैम्बल है, तो ऐसा नहीं है, गैम्बल नहीं है। तो स्टार्टअप्स में अगर सही तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट करो, जैसा एक जो पिक्चर आई थी बीच में, तो उसमें एक जो पिक्चर का एक ही मंत्र होता है जी, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। जी, स्टार्टअप का एक ही मंत्र है, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन। आइडियाज़ को इम्पोर्टेंस इतना नहीं है। आइडियाज़ जो आप आइडियाज़ पे काम करना चाह रहे हैं, एक अगर 2% आइडियाज़, 3% आइडियाज़ छोड़ दे, जहाँ पे आप नया चिप डिज़ाइन कर रहे हैं, नई फ्रिक्वेंसी, आप एक नया मॉलिक्यूल ला रहे हैं फार्मा का, जहाँ पे एक लाइफ चेंजिंग, मिशन क्रिटिकल ऐसे कुछ चीज़ें अगर वो छोड़ दे, तो ऑलमोस्ट 95%, 97% आइडियाज़ जो है उसमें आप देखोगे बहुत सारे प्लेयर्स उसी आइडिया के आसपास और ऊपर काम करते हैं जी। तो आइडियाज़ को इम्पोर्टेंस नहीं है, आइडिया आप किस तरीके से खेलते हो, आपके पास ये कौन सी एक यूनिक इंसाइट्स है जिसके थ्रू आप ये आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हो, आउट मैन्यूवर करते हो आपके कंपटीशन को, और वो जो मैच है वो आप जीतते हो। तो इसके लिए आइडिया अगर एक लेवल पे है तो 10 लेवल पे एग्जीक्यूशन है जी। तो एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टार्टअप। तो ये जो होता है, जो स्टार्टअप में लोग कहते हैं कि काफ़ी रिस्क आता है, काफ़ी रिस्क कब आता है कि जब आप स्टार्टअप को स्केल करना आप चाह रहे हो कि इसको स्केल करो, बट अगर आप उसको मैच्योर होने तक, बिजनेस मॉडल जिसको बोलते हैं वो प्रूव होना चाहिए। बिजनेस मॉडल प्रूव होने के पहले ही आप अगर, जैसा आपके टेम्पलेट में मिस्टेक हो, एक ओरिजिनल कॉपी में मिस्टेक हो और आप अगर उसको 10 सिटीज़ में लेके जाओ तो वो मिस्टेक 10 टाइम्स होने वाली है जी। तो अननेचुरल डेथ ऑफ सॉफ्ट ये स्टार्टअप्स, ये तो होना ही होना है, ये इसका एक कारण है। बट अगर आप उसको सही ढंग से एग्जीक्यूट करो तो उसके
एग्जीक्यूट करना तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि जिसको बोलते हैं कि जो लोगों का एक कन्फ्यूजन है, स्टार्टअप और कंपनीज में क्या फ़र्क है। तो स्टार्टअप एक फेज़ होती है कंपनी की, जिसको बोलते हैं हम लोग सर्च फेज़। सर्च फेज़ में हम पूरा ढूंढते हैं उसको कि आइडिया किस कस्टमर के लिए है, उसका अपना वैल्यू प्रोपोजिशन कैसा है, उस कस्टमर का साइकोलॉजी कैसा है, उस कस्टमर को हम कौन से चैनल से रीच करेंगे, हम कैसी पार्टनरशिप्स करेंगे, कौन से प्राइस पॉइंट्स पे हमारा बिजनेस हो पाएगा। तो ये पहले सर्च किया जाता है। ये सर्चिंग जो फेज़ है जब तक चलती है इसको स्टार्टअप बोलते हैं, और जब एग्जीक्यूट करते हैं आप स्केल पे तब उसको कंपनी बोलते हैं। तो एक ही है कंपनी और स्टार्टअप। जो अर्ली फेज़ है, तो स्टार्टअप का जो अर्ली फेज़ है जहाँ मिस्टेक्स होती हैं, काफ़ी सारी मिस्टेक होती है, वो मिस्टेक हो जाती है कि सर्च फेज़ में आपको जो है कि आप कम पैसों में अपने आइडियाज़ को जब आप एग्जीक्यूशन मोड के पहले ला रहे हो तो पूरी ये जो एजम्पशंस है उसको मार्केट कंडीशंस में एक्चुअल में वैलिडेट करें। तो कम पैसों में आप उसको अगर आइडिया को एक्चुअल मार्केट में वैलिडेट करो तो आपका जो सर्च फेज़ है वो काफ़ी कम पैसे में होगा। उसके बाद में आपको प्रूफ पॉइंट्स मिल गए, कहीं पे आपको डायरेक्शन चेंज करना है वो भी आपको समझ में आ गया, आपको इनसाइट्स आ गई, ये बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसकी पूरी आइडिया इनिशियल लेवल पे आ गई। उसके बाद में आप गैस पुश करो, तो उसके बाद आप उसको ये करोगे तो उसका फेलियर का चांसेस नहीं है। तो इनिशियल लेवल पे जो सर्च फेज़ होता है स्टार्टअप्स का, उसमें काफ़ी लोग दम तोड़ देते हैं जी। और ये फेज़ कभी कभी 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना चलता है। तो जब तक ये 18 महीने का, 24 महीने का आपके पास पेशेंस नहीं है तो तब तक आप ये स्टार्टअप्स में जब आप काम करना चाहोगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि अरे भाई 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, अभी तक भी कुछ नहीं दिख रहा है। देखो कोई भी बिजनेस में, किसी भी इसमें 1000 डेज इज़ अ गोल्डन रूल। आप 1000 डेज कोई भी एक्टिविटी करो, क्योंकि आप वो 2-3 साइकिल्स में से जाते हो जहाँ पे अप एंड डाउन साइकिल्स होती है। मार्केट भी आपको टेस्ट करता है कि ये सही में टिका हुआ है। एक कॉन्फिडेंस आने के लिए, एक आपका नाम कस्टमर्स के पास में पहुंचने के लिए, एक उसके ट्रस्ट बिल्डअप होने के लिए फर्स्ट 1000 डेज आर मैजिकल, विच मीन्स रफली 3 ईयर्स, रफली 3 ईयर्स। वो आप 3 साल अगर आप करो, इसके बाद भी फेलियर होगा ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे बिजनेसेस भी थे, पहले थे, आज फेलियर्स है। बड़े बड़े बिजनेसेस हमने देखे। तो स्टार्टअप्स में भी, बट स्टार्टअप में फेलियर रेट ज़्यादा दिखता है हमको, बिकॉज इसमें जो तरीके से हम लोग जाना चाहिए वो तरीका हम उसमें शॉर्टकट करते थे, उसके ग्लैमर के पीछे जाते हैं कभी कभी काफ़ी सारे लोग। ओनली बेटर आइडिया से कुछ होता नहीं है। थोड़ा सा आइडिया हमारा और अच्छा है किसी से या थोड़ा सा अलग है, उससे कुछ होता नहीं। आइडिया डिसरप्टिव लेवल पे अलग है क्या जी, जिसके बेसिस पे सामने वाला डिसाइड कर सके कि भाई ये प्रोडक्ट हम जो ले रहे हैं, ये हमारा जो प्रोडक्ट जो बाकी लोग जो ऑफर कर रहे हैं, ये इसके कंपटीशन के अराउंड हाफ प्राइस में और 2 टाइम्स एफिशिएंट है क्या, इज इट सब्सटेंशियली बेटर, विच इज कॉल्ड एज डिसरप्टिवली बेटर। तब जाके लोग उस तरफ देखते हैं। अभी क्या होता है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं, सॉरी टू से, बट आइडियाज़ को ही बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर आइडियाज़ के बाद में वो प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। वहाँ पे नहीं होता। प्रोडक्ट इज़ नॉट द बिजनेस, प्रोडक्ट इज़ मीन्स टू द बिजनेस। ये प्रोडक्ट के साथ में आप कैसा बिजनेस करते हो। तो काफ़ी सारे लोग जो है ये पहले फेज़ में ही काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बट दैट फेज इज ओनली 1/5 ऑफ द प्ले। 4/5 ऑफ द प्ले इज ऑल एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन वाला जो पीस है उसके लिए आपको जो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, कितनी ये बड़ी स्टोरी कैसी है पूरी की पूरी, जिस क्षेत्र में या डोमेन में आप करना चाहते हो वो डोमेन का अंडरस्टैंडिंग कैसा है, ये डोमेन कितना बड़ा बनने वाला है, कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे मॉडल्स हैं, क्या अंदर में बारकाइयाँ हैं ये अपना ये डोमेन के अंदर, और ये पूरे बड़े पिक्चर में आपकी स्टोरी, यूनिक स्टोरी क्या है, ये दोनों की क्लैरिटी देखी जाती है। और वो अगर क्लैरिटी आपको है, क्योंकि आखिर में तो आपको तो बिजनेस करना है जी। तो लोग प्रोडक्ट नहीं बाय करते, प्रोडक्ट लोग अपना सॉल्यूशन बाय करते, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं जी। तो वो जो अपना प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है उसके लिए
ये पूरा बिजनेस जो भी हॉस्पिटलिटी हो, एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो, इंश्योरेंस हो, जो भी हो, वो बिजनेस काफ़ी अच्छा समझना चाहिए। मगर हमारा क्या होता है कि एक थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कभी कभी, और हमको लगता है कि हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे और ये सर्च पीरियड में और अपना बिजनेस अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कम हो जाता है, तो उसमें फेलियर का रेट बढ़ जाता है। मगर जैसे जैसे हम लोग अभी आगे जा रहे हैं, तो अभी काफ़ी सारा इसका जो एक इफोरिया था पहले जी कि चालू कर देंगे स्टार्टअप, एक ऐप बना देंगे, अपना स्टार्टअप हो जाएगा। मगर अभी जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, अभी नए वाले जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे आ रहे हैं अभी जी, तो उसमें द क्वालिटी ऑफ द स्टार्टअप इज रियली कमिंग आउट गुड। मैं इसको बोलता हूँ कि सेकंड फेज है, तो एक चलेगा, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज जैसा आएगा तो उसमें मैच्योरिटी बढ़ेगी। थोड़े से और सॉर्टेड आ रहे हैं कि उनको पता है कि उनको क्या करना है, किस तरीके से करना है, विजन क्या है और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से है। करेक्ट। सर, लेकिन जैसे सर कोई भी स्टार्टअप शुरू होता है तो उसके पीछे जो पैसा लगता है वो इनिशियल तौर पे तो आप अपने घर से लगाते हैं, युवा जो होते हैं वो घर से लगाते हैं। आपको कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कहीं ना कहीं चिंता होती है जब आप देखते हैं कि कुछ स्टार्टअप्स फेल हो गए, मिजरेबली फेल हो गए? क्या आपको कहीं ना कहीं इस बात, क्योंकि सर आपने जीवन में इतना संघर्ष करके आपने वो मुकाम पर आप आए हैं, आपको एक एक रुपए की वैल्यू पता है, तो जब आप देखते हैं युवा एक ऐसे स्टार्टअप को पुल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, जिसका कोई तर्क नहीं है, जिसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है और आने वाले वक्त में उसकी कोई जगह भी नहीं होगी, तो आप उनको कुछ कहना चाहते हैं? किस तरह से वो सचेत रहे इस बात को लेकर? नहीं, बिल्कुल राज, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने निकाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आज इस बात की ज़रूरत है कि जो लोग एक अच्छा बिजनेस कर चुके हैं और जो लोग एक स्टार्टअप्स कर चुके हैं और अपनी लाइफ में काफ़ी सारे बिजनेसेस करे हुए, ये उनका दायित्व बनता है कि ये जो यंग लोग जो है जी, इनको बताएं, क्योंकि ये लोग तो अपना एनर्जी रहता है उनके पास, और उनके पास में एक काम करने की एक क्षमता काफ़ी रहती है। ये 2 दिन 3 दिन जग के पूरा जो मेहनत हम लोग नहीं कर पाते अभी ये उम्र में, वो लोग तो 2 दिन 3 नाइट भी जग ले, कहीं से भी ट्रैवल कर ले, तो इनके पास में काम करने की एक अफाक क्षमता होती है, एनर्जी रहती है, पैशन रहता है। मगर ये एनर्जी आप अगर फलक्रम के सेंटर में लगा दो और ऊपर से दबाओ तो ये फलक्रम घूमेगा नहीं जी। ये एनर्जी अगर सही जगह पे जाए तो ये घूमेगा जी। तो ये काम होता है जो मेंटर्स है, एडवाइजर्स, ये लोगों ने उनको गाइड करना चाहिए कि दिस पीपल बिन देयर एंड डन दैट, जिन्होंने, जैसा आपने नाम कहा कि कामदार जी, तो कामदार जी जैसे हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में उनका काफ़ी अनुभव, तो ये लोगों के पास में जब ये स्टार्टअप्स के जो लोग हैं इनके पास जब जाएंगे तो अंदर की जो बारकाइयाँ हैं, अंदर का जो बिजनेस डायनामिक्स है, तो ये लोग समझाएंगे। तो आप जो एक आगे जाके मिस्टेक करोगे कभी ना कभी, और मिस्टेक्स तो होगी, जो आज चलता है वही गिरेगा, वही आगे जाएगा, जो चलेगा नहीं वो तो मिस्टेक्स करेगा भी नहीं जी। तो वो प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो लोग हैं, ये लोग आपको पहले से आगाह करते हैं कि भाई आप ये ऐसे स्टेज में आप अगर ये एक्शंस करो तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसे ना करते हुए आप ऐसा करो। तो एग्जीक्यूशन को बहुत इंपॉर्टेंस तो है ही, बट उसके साथ साथ स्ट्रैटेजी जी, और ये स्ट्रैटेजिक एडवाइस जो मिलना चाहिए स्टार्टअप्स को, अगर अर्ली स्टेज में अगर वो एडवाइस मिले तो आपको आपका जो एफर्ट रहता है, तो एफर्ट यहाँ ना लगते हुए यहाँ लगे तो वेल डायरेक्टेड एफर्ट हो जाता है जी। तो वो जो गाइडेंस है ये अगर अपने एक्सपर्ट्स जो है उनके पास से अगर ले, तो कोई भी जो एक स्टार्टअप होता है तो इनका भी काम ये होना चाहिए कि एक 3 से 4 ऐसे लोग जिन्होंने ये बिजनेस, एक तो बिजनेस एनवायरनमेंट में करा हुआ है, या उन्होंने अच्छे स्टार्टअप्स बनाए हुए हैं, या इस फील्ड में वो जो कंसल्टेंट्स हैं काफ़ी साल से, ऐसे 3-4 एडवाइजर्स अपने बोर्ड पे ले यानी दीज आर कॉल्ड एडवाइजर्स टू द बोर्ड, दे आर नॉट बोर्ड मेंबर्स बट दे एडवाइज यू जी। और इनका एक एक एडवाइस जो आपको मिलता है, ये आपकी आगे की काफ़ी सारी जो मिस्टेक्स है वो आप उसमें से अवॉइड कर पाएंगे। सर, मारवाड़ी फैमिली, गुजरातीज, सिंधीज, बेसिकली ये 3 कम्युनिटी सबसे ज़्यादा इस देश में बिजनेस के लिए मानी जाती है।
अब नो ऑफेंस टू एनी कम्युनिटी, लेकिन ये 3 लोगों को सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और इनके घरों में भी ये चीज़ होती है कि जो बच्चा है वो बचपन से शायद क्रिकेट के बैट कम पकड़ता होगा, लेकिन व्यापार ज़्यादा समझने की कोशिश करता होगा। पिता भी यही चाहते हैं कि बच्चा पैसा समझे, पैसे की अहमियत समझे। वो कहते हैं ना सर, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। सर, क्या आप कुछ ऐसा फोर्स सी करते हैं आने वाला वक्त जो है, आज युवाओं को सर आप पढ़ाते भी हैं, आप उन्हें किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं, किस तरह एक स्टार्टअप को ग्रो किया जाता है, आप वो भी पढ़ाते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, VNIT में पढ़ाते हैं। सर, जो आने वाला वक्त है वो क्या है जो आपको ऐसा लगता है कि युवाओं को समझना होगा आज, कम से कम, क्योंकि युवा देश है आज। वैसे ही PUBG और बहुत सारी और चीज़ें हैं जिन्होंने हमारे देश को बहुत व्यस्त कर दिया है। ये बात अलग है कि कोरोना आ गया, नहीं तो कोरोना के पहले भी बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने व्यस्त कर दिया। हमारा जो हमारा जो पावर है वो हमारे युवाओं के हाथ में है अभी। आप कैसे देखते हैं सर इसको? बहुत अच्छा सवाल है फिर से, बिकॉज हम लोग तो यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है जी, बराबर। और अभी क्या हो रहा है, एक अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो ये पिक्चर ऐसा उभर के आ रहा है कि टेक्नोलॉजी पहले इधर था और बिजनेस इधर था जी, फिर टेक्नोलॉजी ये लेवल पे आ गया जी, और अभी क्या हो रहा है, ये लास्ट 5 साल में और आगे की कहानी यहाँ से चालू होगी अभी। ओके, कि ये टेक्नोलॉजी अभी ऊपर में आ गई जी, और ये टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजीज जो है, फिर आप मोबाइल कर लो, क्लाउड कर लो, ड्रोन कर लो, 3D प्रिंटिंग कर लो, नैनो टेक्नोलॉजीज कर लो, बिग डेटा कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये काफ़ी सारी जो टेक्नोलॉजीज है, नई टेक्नोलॉजी, ये एक साथ अभी ऊपर में खेल रही है। इट इज जस्ट लाइक अ क्लाउड, वेव्स, जस्ट इमेजिन द वेव्स, और दिस मल्टीपल वेव्स एंड मल्टीपल क्लाउड्स विच आर कमिंग अप, दे आर चेंजिंग द लैंडस्केप। ये पूरा लैंडस्केप पूरा चेंज कर रहा है। अच्छा, तो वो क्या हो रहा है कि अभी बिकॉज ऑफ दिस रैपिड चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कॉन्फ्लुएंस, जिसको बोलते हैं कि एक साथ आ चुके हैं, उसके वजह से यूनिक एक चीज हो रही है कि अभी बिजनेसेस उसके गैप्स में तैयार हो रहे हैं। ओके, टेक्नोलॉजी के अंदर बिजनेस तैयार हो रहा है जी। आप अगर देखें तो अगर एक एग्जांपल हम लें, 20 साल पहले टैक्सी एक बिजनेस था जी, जहाँ पे हम लोग जाते थे, काली पिल में बैठते थे, वहाँ पे आते थे। अब अगर देखा जाए तो पॉइंट A टू पॉइंट B जाना है जी, तो उसके कितने बिजनेस मॉडल्स आ चुके हैं। पहले रेडियो टैक्सी है, फिर ओला उबर आए जी, फिर जूम कार आ गया जी, फिर ब्लाब्ला कार आ गया जी, राइट, इंटरसिटी कार जी, राइट, देन पिंक कार्स आ गए जी। नाउ जैसे बाकी यूरोप में अभी चालू हो चुकी कि आप अगर सिर्फ मर्सिडीज और BMW चाहे तो बस वही गाड़ी आपके पास आएगी जी। नाउ ये जो नए मॉडल्स आए, ड्राइवर चेंज नहीं हुआ, गाड़ी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई, ये टेक्नोलॉजी की वजह से आया। ये अगर हैंडसेट था, ये अगर इंटरनेट सस्ता हो गया, मोबाइल्स हमारे स्मार्ट मोबाइल्स हो गए, GPS अवेलेबल हो गया, तो टेक्नोलॉजी की वजह से ये एक नए नए बिजनेस मॉडल्स तैयार हो। तो अभी क्या हो रहा है, हर बिजनेस विल बी री इन्वेंटेड, हर बिजनेस विल बी री इमेजिन्ड, कि हर बिजनेस करने के, वही एक बिजनेस जो पहले हुआ करता था उसके करने के आज नए 50 तरीके हो जाएंगे जी। और ये किस चीज़ के थ्रू हो रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है जी। तो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट्स होने के कारण, और टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज हो गई, टेक्नोलॉजी का एक्सेस सस्ता हो गया। आज आप सुपर कंप्यूटर का पावर जो 97 का था वो आज आपके हैंडसेट में जी। आज इंटरनेट जो है बैंडविड्थ 18 रुपीज़ GB पे हम लोग ये कर रहे हैं पूरा, और 15 GB तो ऐसे कंज्यूम कर लेते हैं मंथ में जी। नीचे का जो स्तर का आदमी वो भी इतना सस्ता, सबसे सस्ता जी वर्ल्ड में जी। सबसे अच्छा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे वर्ल्ड में इंडिया का है। कहीं नहीं वर्ल्ड में कि जहाँ पे आप नाम और ईमेल या फ़ोन नंबर के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। दिस इज़ लाइक अ सुपर हाईवे इन द वर्ल्ड, राइट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड में कहीं नहीं है, सिर्फ इंडिया का है जी। द टेक्नोलॉजी एक्सेस हैज़ बिकम चीपर, इट हैज़ बिकम डेमोक्रेटाइज्ड, राइट। कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये पूरे जो बिजनेसेस है 100 टाइम्स 50 टाइम्स 100 टाइम्स एक बिजनेस डिसरप्ट होने वाला है।
जी नया नया बिजनेस मॉडल तैयार होने वाला है। जी तो इमेजिन करिए कि ये अभी ये जो टेक्नोलॉजी लेड स्टार्टअप्स है, राइट, ये कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इसकी। तो देर इज गोइंग टू बी, जिसको बोलते हैं कि जो पॉसिबिलिटीज जो है हर बिजनेस में या स्टार्टअप तैयार करने, हर एक डोमेन में स्टार्टअप तैयार करने में, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये काफी बड़े अवसर पे लोगों के पास आने में। अच्छा, ये लोग कौन है? आज आपके घर में टीवी नया आता है या कोई एक नया प्लेयर आप लाते हो, जी राइट, जी सर, किसको देते हो ये टेक्नोलॉजी, ये कॉन्फ़िगर करने के लिए? ये केबल इधर से उधर लगाओ, ये केबल लगाओ, इसको कॉन्फ़िगर करो, इसको सेटअप करो। ये कोई बूढ़े आदमी नहीं करते। वो जो बाप रहता है या पिताजी रहते हैं, वो अपने लड़के को बोलते हैं। जी यंग पीपल आर टेक सेवी। जी ये लोग जो है, इनको टेक्नोलॉजी का डर नहीं है। बड़ी जो हमारी जनरेशन थी, ये टेक्नोलॉजी से थोड़े से डरते थे। जी ये टेक्नोलॉजी सेवी लोग हैं। और ये जो यंग लोग हैं, जिनके पास एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है, और जैसा मैंने कहा थी, नॉलेज इज गोइंग टू बी द पावर। जी दीज पीपल विल क्रिएट दिस न्यू बिजनेस मॉडल्स इन अ गिवन सेक्टर्स। एक नए नए तरीके के सॉल्यूशंस बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी ये लोग लाएंगे। और अगर भी देखा भी जाए तो ये ऐसा नहीं कि ये सिलसिला अभी का है। जी अगर सबसे बड़ी कंपनीज आप वर्ल्ड में देख लो, ये कोई बूढ़े लोगों ने चालू नहीं करी थी। ये सब 30 के अंडर चालू करी हुई कंपनीज है। माइक्रोसॉफ्ट में देखो बिल गेट्स ने, या स्टीव जॉब्स ने देखो एप्पल का जो चालू किया था, फेसबुक देखो, ये जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, ये कंपनीज यंग लोगों ने चालू की है। यंग पीपल आर फियरलेस, यंग पीपल आर बोल्ड, दे आर प्रिपेयर टू टेक रिस्क। और फॉर्चुनेटली वो हमारे पास है, वो फॉर्चुनेटली हमारे पास जाता है। और ये जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई यंग लोगों की जो सोच है और यंग लोगों का एक तरीका कम्युनिकेशन का जो है, ये बड़े लोगों से जो भी है 30s, 40s, 50s के, इनसे काफ़ी अलग है। ये अलग तरीके से सोचते हैं, इनके प्रॉब्लम्स अलग है, इनके कम्युनिकेशंस अलग है, जी तरीका अलग है इनका। तो जो हम लोग जो है उनके प्रॉब्लम को रिलेट नहीं कर पाएंगे, और रिलेट कर भी पाए मुश्किल से, तो उनके लेवल से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। यंग इंडिया का प्रॉब्लम सॉल्व करने का है तो यंग लोग ही करेंगे, जो वो प्रॉब्लम समझते हैं, जो वो प्रॉब्लम महसूस करते हैं, और जिनको वो प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करना है, इसकी टेक्नोलॉजी भी आती है, और किस तरीके से लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये भी उनको मालूम है। यही है, अभी आपने मालूम नहीं, आपने सुना होगा, बट रिलायंस जियो का जी जो जन्म हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि उन जो मुकेश अंबानी की जो लड़की थी, जो पढ़ती थी, और वो वापस आई थी कुछ छुट्टियों में, और उसको इंटरनेट एक्सेस के लिए, और बेस्ट ऑफ द इंटरनेट एक्सेस उसको दिया गया था, और उन्होंने, जो उनकी लड़की थी, उन्होंने बोला कि नहीं, दिस इज नॉट गुड, जो भी चल रहा है वो इतना अच्छा नहीं है। तो फिर मुकेश अंबानी का और उनका काफ़ी थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ कि नहीं, ये सबसे बेस्ट है, जो भी इंडिया का मैं आपको अवेलेबल करा के दिया हूँ। तो एक आर्गुमेंट के एक लेवल के बाद में उन्होंने कहा कि जो तरीके का हम लोग जो बात करें, यंग पीढ़ी जो है, तो यंग पीढ़ी आपस में बात, जैसा हम लोग जो है फ़ोन उठा के हमारे लेवल के बात कर लेंगे, फेस टू फेस बात कर लेंगे। जी फेस टू फेस इज लाइक हमारा कम्युनिकेशन का मीडियम है। जी। यंग लोगों का, हम एक अदृश्य दुनिया को हमारा मैसेज डाल देंगे, फिर हमारा एक सॉल्व करके कोई देगा, हम उसमें हैप्पी है। यंग लोग जो है पर्पस सॉल्व होना चाहिए, जी, जिसको असिंक्रोनस कम्युनिकेशन बोलते हैं, उसको दे आर कंफर्टेबल विद दैट। तो वो पॉइंट पे आके वो लड़की ने उससे कहा कि डैडी यू डोंट गेट इट। यानी मुकेश अंबानी को उन्होंने कहा कि हमारा जो सोचने का जो तरीका है, वो आप लोग, आपकी उम्र के लोग जो है, कहने का मतलब ये था तात्पर्य कि आप समझ नहीं रहे। तो यंग लोगों का अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो ये यंग लोग ही है जो सॉल्व करेंगे। और यही है बिकॉज इनके पास एक्सेस है, कि एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ये अगर एक्सेस कॉस्टली रहता, टेक्नोलॉजी अगर डेमोक्रेटाइज नहीं रहती, तो फिर बहुत मुश्किल था। मगर अभी ये एक्सेस, हर कॉलेज में आप जाओ या घर में जाओ, स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स है, सेम सॉफ्टवेयर्स जो यूएस में रिलीज होते हैं वो आपको अवेलेबल है, इंटरनेट, फास्टेस्ट इंटरनेट अवेलेबल है, सबसे अच्छे इक्विपमेंट्स आपके पास अवेलेबल है। तो आपको कौन रोकेगा? जिसके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है और जिसके पास काम करने का जुनून है, और जो एक उसके पीछे अपनी एक 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की एक पूरी मेहनत लगा सकता है, तो
तो वो तो किसी को भी धक्का दे सकता है, किसी को भी। ऐसा ये जो है बड़े कंपनीज की मक्तेदारी नहीं है, जो रिलायंस के धीरू भाई अंबानी ने भी कहा था कि इनोवेशन इज नॉट, उनकी मक्तेदारी नहीं है जी। ये कोई भी 4 लोग 5 लोग अगर सही ढंग से प्रॉपर गाइडेंस के साथ में, टेक्नोलॉजी एक्सेस के साथ में बैठे तो एक ऐसा सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं जो एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दे। फॉर एग्जांपल यूपीआई हमने जो बनाया, यूपीआई सभी लोग को मालूम, यूपीआई जो बना, यूपीआई कितने लोगों ने बनाया? टीम का साइज क्या था? 7 लोग की टीम थी बस। ये कोई आर्मी नहीं थी 1000 लोग का, 2000। वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं जी, इज क्रिएटेड बाय ओनली 7 पीपल टीम। ये लगता नहीं, इसके लिए आर्मी लगती नहीं है। व्हाट्सएप कितने लोग थे जब उन्होंने बनाया था? सिर्फ 40 लोग की टीम थी। ये कोई ऐसी आर्मी नहीं लग रही है। तो आपके पास अगर टीम अच्छी हो, आपका जुनून अच्छा हो, आपको एक क्लियर डायरेक्शन में काम करने का एक गाइडेंस भी बराबर मिला हो, तो कोई भी 4 लोग कोई भी सिटी में कोने में बैठे हो तो वो लोग उस लेवल का प्रोडक्ट बना सकते हैं। सर जब ये सब चीज़ें तो सर अगर उस जगह पर रही तो अच्छा है ही, लेकिन सर मैं नहीं चाहता कि आपको मैं उस स्पॉट पे डालूं जहां पर आप कहें कि राज ने आज बड़ा कंट्रोवर्शियल पूछ लिया कुछ। लेकिन सर जो पॉलिसीज़ है, जो जितनी भी सरकारी हमारे सरकार की 1960 के बाद अगर आप देखें तो जो काम करने के लिए जो हमको सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे सर अभी कोरोना का काल आया, डॉक्टर्स पे बड़ा प्रेशर था कि आप पैसे कम चार्ज करें। डॉक्टर्स का भी मन कहीं ना कहीं ये बात कह रहा था कि आपने हमको कब सब्सिडी दी? ना पानी पे सब्सिडी दी, ना बिजली पे दी, ना हमने लैंड खरीदा दी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे नहीं दी। आप हमसे जीएसटी चार्ज करते हैं, आप हमको टैक्स भरने बोलते हो, और फिर आप ये भी कहते हैं कि पैसे कम चार्ज करो। तो सर ये जो पूरी की पूरी अवस्था कहूँगा मैं इस देश में बिजनेसमैन के ऊपर में जो अवस्था है पॉलिसीज़ को लेकर, सर आपको नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा निराशनीय है, बहुत ज़्यादा निराश कर देती है एक बिजनेसमैन को आगे बढ़ने के लिए भी? सर आज वो अंबानी की बेटी थी इसीलिए वो चीज़ हो पाई, खुशी की बात है सर। आज जियो सबसे बड़ा नेटवर्क है, लेकिन सर अगर वो फॉर एग्जांपल सर वो राज की बेटी होती तो वो सर वो पॉसिबल नहीं हो पाता। भले वो कितना भी ब्रिलियंट आइडिया हो, कितना भी जुनून हो, कितना भी आगे बढ़ने की क्षमता हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज इस तरीके की रहेंगी तो सर आगे बढ़ने के लिए कौन साथ देगा? कैसे बढ़ेंगे सर आगे? तो आपका क्वेश्चन के आंसर्स 2 प्रकार के हैं जी। ये देखो, फर्स्ट, अगर आपका आइडिया सही है, आपकी टीम सही है, तो मार्केट में इतनी लिक्विडिटी है, पैसे की कमी नहीं है जी, पैसे की कमी नहीं है। आप अगर देखोगे, आज ही अगर देखो, कल का किस्सा देखो, जोमेटो का जो है वो ठीक है, कंपनी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, मगर लिस्टिंग जो हो चुका है 37 टाइम्स जी, बराबर सब्सक्रिप्शन हो चुका है, और अभी काफ़ी सारे आईपीओज आ रहे हैं जी, राइट। ये पेटीएम का आ रहा है, मोबीक्विक का आ रहा है, काफ़ी सारे आईपीओज आ रहे हैं जी। मार्केट में। अच्छे दौड़ने वाले घोड़ों की कमी है। नॉलेज जिसके पास है, जिसके पास आइडियाज है, और जो एक प्रूव कर सके ऐसी टीम, उसके पास पैसे लगाने के लिए लोग खड़े हैं। कैपिटल की कमी नहीं है, एंजल इन्वेस्टर्स हैं पीछे में, फिर उसके बाद में सीड फंड्स हैं, उसके बाद में वीसीज हैं। तो मैं एक पैरेलल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। एक गवर्नमेंट पॉलिसी की तो बात करेंगे हम लोग, बट उसके पहले हम बात करेंगे कि सच में आइडिया अगर अच्छी है तो पैसे लगाने वालों की कमी है क्या? ऐसा नहीं है। अगर आपका आइडिया उस लेवल का है तो पैसे का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी एक नागपुर की बात करता हूँ। अब अगर, क्योंकि आप हो सकता है कि जोमेटो काफ़ी बड़ी हो गई तो उनको पैसा है तो उनके पास में पैसा मिल जाए। हमारे पास में एक कंपनी है जहाँ पे नागपुर की कंपनी है, लुसिड इम्प्लांट्स करके जी। अभी लास्ट ईयर के पास आउट्स हैं, 1 साल पहले। तो वो लोग, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई है जिसके थ्रू ये जो आपकी जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, ब्रेन अगर आपका ऑपरेशन होता है तो ये एक्सीडेंट में कोई भी ये हो जाता है तो रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है, जॉ रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो उसमें जो एक ये इम्प्लांट्स आते थे जी, ये इम्प्लांट्स टाइटेनियम के आते थे। इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी के थ्रू, 3D प्रिंटिंग के थ्रू एक ऐसे प्रोसेस बनाया कि जिसके थ्रू आपका जो इम्प्लांट रहेगा इज ऑलमोस्ट लाइक आपके ओरिजिनल जैसा। ओके। अब ये अगर इम्प्लांट आप ये टाइप की सर्जरी करने जाओ और ऐसे टाइप के इम्प्लांट्स आप यूएस में जाओ तो उसकी कॉस्ट वर्सेस इंडिया में
50 टाइम्स चीपर है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है और ये जो स्टार्टअप है, सॉरी, ये नागपुर का है जी। इनको 6 महीने में नागपुर के अंदर ही, नागपुर से जो कनेक्टेड लोग थे, इनको 1 करोड़ रुपए का फंडिंग हो गया ना, उनको कहीं जाना नहीं पड़ा ना, वो उनसे मिले। ये पूरी जो कंपनी बनी है ये कोविड के दरमियान बनी है, ना वो किससे मिले, ना किसी को जाके प्रेजेंटेशन दे पाए फिजिकली, ये सब इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में वर्चुअली। बट जो कि उनकी टीम सॉलिड थी, जो कि उनका प्रोडक्ट बहुत सही था, तो उनको फंड करने के लिए लोगों की कमी नहीं थी जी। हमारे पास में जैसे योर फिजियो नाम की जो कंपनी है, तो ये मिस्टर मुंदड़ा करके है उसकी कंपनी, तो उसने पूरे कोविड के दरमियान उसका मॉडल चेंज किया और पूरा वो फिजिकल ये करते थे, फिजियोथेरेपी करते थे, उसको पूरा नेट पे लेके गए जी। अब दे रिसीव्ड अ फंडिंग ऑफ 7 करोड़ इन नागपुर। ये मैं नागपुर की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये कोई बाहर के लोग हैं जी। तो ये जो अच्छे आइडियाज अगर हैं, अच्छा उसने मेहनत बराबर करी थी 2 साल जी। तो मेहनत करने के बाद में उसका मॉडल सही था, उसका नॉलेज सही था, टीम सही थी, तो फंडिंग मिल गया उसको। टी सेकंड नाम का अपना एक लड़का है, ये साहिल चावला करके, अब उसने जो पूरा एक टेक्नोलॉजी बनाया था, वो टीम इतना सही है और वो लड़का इतना सही लेवल पे काम कर रहा था कि उस लेवल पे उसने जो फंडिंग लिया, कम से कम 10 करोड़ का फंडिंग लिया था, मगर अभी ये पूरा यूएस में जाके बैठा हुआ, अपना ही लड़का है, यहीं से गोंदिया का लड़का, नागपुर में आके सेटल हुआ, यहीं से पढ़ा हुआ जी। अभी उसने एक कंपनी यूएस में चालू करा है जिसकी बोइंग के साथ में पार्टनरशिप है, इन्वेस्टर है उसने। अब ये लड़के तो कोई 30 साल के ऊपर के है नहीं जी। लड़के तो यही के है पूरे के पूरे जी। हमारे यहाँ से एक जो पढ़ के गया था डोनेट कार्ड नाम का, मगर अभी यहाँ नहीं है, हैदराबाद में बैठा हुआ है, अनिल रेड्डी करके, उसने पूरा एक डोनेट कार्ड नाम का एक कंपनी बनाया, सही टेक्नोलॉजी, सही कॉन्सेप्ट, और उसके ऊपर अच्छा काम किया। 100 करोड़ के डोनेशंस कोविड के टाइम पे उसके थ्रू हुए। अब उसका कुछ बैकग्राउंड था, कुछ भी बैकग्राउंड नहीं, कोई रिच फैमिली से नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि उनके पीछे में कोई अंबानी बैठे हैं या कोई ऐसे पैसे ले, इनकी टीम सही थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर टीम सही है तो कैपिटल विल फॉलो द नॉलेज। नाउ रिवर्स हो चुका है जी। तो इसके लिए ये टाइम इतना सही है। अभी हम गवर्नमेंट के ऊपर आते हैं, तो गवर्नमेंट ने एक काम अच्छा किया कि स्टार्टअप्स को एक थोड़ी सी लेजिटिमेसी आ गई कि जब उन्होंने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, मेक माई इंडिया पूरा का पूरा वो ये आत्मनिर्भर और ऑल जो प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च किए, जब ये पूरे के पूरे प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च किए और उसके बाद में सब प्रधानमंत्री से लेके उन्होंने जो उसके विजिबिलिटी दी, तो पेरेंट्स भी सोचना चालू कर दिए कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा ऐसा है कि जो एकदम ही बहुत बड़ा रिस्क है और ये कुछ तो भी भलता ही हो रहा है, हमारे लड़के के साथ में नहीं होना चाहिए। ये एक अच्छा काम। सेकंड, उन्होंने काम किया जो एक लेवल पे जो एक मुद्रा लोन्स उनको अवेलेबल करा के देने का, उनको एक मार्केट एंट्री के लिए सुविधा बनाने का, एक MSME की स्कीम्स उन्होंने काफ़ी लॉन्च करी थी उन्होंने। फिर एक महाराष्ट्र इनोवेशन फंड करके जो है हर एक स्टेट ने आप अपने फंड्स बनाए। ये लेवल पे उन्होंने एक प्लेइंग ग्राउंड सेटअप कर दिया। मुझे तो लगता है, मैं थोड़ा सा इस लेवल पे बात करता हूँ जी, जितना गवर्नमेंट दूर रहे ना उतना प्राइवेट एंटरप्राइज और आगे बढ़ेगा। IT क्यों बढ़ा आगे जी? गवर्नमेंट को उस समय ज़्यादा समझा नहीं तो बहुत ज़्यादा अंदर आया नहीं गवर्नमेंट जी उसको कंट्रोल करने के लिए जी। कि ये रूल लगाओ, वो रूल लगाओ, ये इंसेंटिव, वो इंसेंटिव, ये पूरा का पूरा लाइसेंस, अब ये पूरा उन्होंने पूरा ये रखा। तो उसमें उन्होंने बिल्कुल सिंगल विंडो क्लियरेंस के टाइप पे STPI के थ्रू जो पूरी मैकेनिज्म्स कर डाली थी। आज देखो IT हैज बिकम अ बैकबोन। जो ग्रोथ देख रहे हो, जो नौकरियां देख रहे हो आप, किस में नौकरियां आ रही हैं? तो ये देखो प्राइवेट एंटरप्राइजेस में जहां पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप है, क्रिएटिविटी है, ज़्यादा आप उसमें आप एक जगह में आप इंसेंटिव डालोगे, दूसरी जगह में रेगुलेशंस डालोगे, क्योंकि इंसेंटिव्स का मिसयूज हो सकता है जी। फिर बाद में क्या हो जाता है कि फिर ये रेगुलेशंस बढ़ते चले जाते हैं जी। तो फिर ये इंसेंटिव का कोई मतलब ज़्यादा रहता नहीं है, फिर ज़्यादा नहीं रहता है। तो फिर होता क्या है कि शुरुआत में अच्छा लगता है कि बहुत सारे इंसेंटिव्स अपने पास आ जाए, बट ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा रेगुलेट हम इसको करेंगे तो ये जो फ्रेमवर्क जो बन जाते हैं ये उसमें और अड़चन पैदा करते हैं जी। हमको चाहिए कि ये जो आज की जो परिस्थिति उसके ऊपर वो इनोवेट करें। और ये जो नए जो जॉब्स आने वाले हैं, नए जॉब्स पुराने कंपनी से नहीं आने वाले।
द बिग कंपनीज आर नेट जॉब डिस्ट्रक्टर्स। वो नए जॉब्स नहीं लाते क्योंकि वो एफिशिएंसी पे चले जाते हैं जी। उनका रहता है कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी एफिशिएंसी कैसे बढ़े, तो जॉब ऑटोमेशंस काफ़ी बढ़ जाते हैं, उनमें जॉब्स नहीं बढ़ते। जी। अगर देश को आगे बढ़ना है तो स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ना ही होगा। इट इज़ बीइंग प्रूव्ड इन इज़राइल, इट इज़ बीइंग प्रूव्ड इन द यूएस कि हर जो स्टार्टअप है अगर वो 2 साल चलता है तो 5 जॉब्स तैयार करेगा, अगर वो आगे में और 2 साल चलता है तो 50 जॉब तैयार करेगा। हमको 1 मिलियन स्टार्टअप्स की ज़रूरत है, वहाँ तक हमको जाना पड़ेगा, तब जाके ये जितने भी हमारे लोग नीचे से आ रहे हैं 80 मिलियन लोग जो नए आ रहे हैं, इनके लिए जॉब्स तैयार होने वाले। ये नया जॉब जो तैयार होगा ये स्टार्टअप के वजह से ही ज़्यादा होने वाला है। कैन यू इमेजिन? आपको आश्चर्य होगा कि रेलवेज के बाद, रेलवेज इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर जी। उसके बाद में हु इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर? मोस्ट प्रोबेबली अभी और प्रूव हो जाएगा, स्विगी। ओके। और स्विगी 20 साल पहले था? नहीं था। ये जो भी जॉब क्रिएशंस है, जो भी है, जो भी लेवल पे हम लोग जो कह रहे हैं, या ये जो आने वाले जो लेवल पे आज फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगीज, बड़े बड़े कंपनीज जो काम कर रहे हैं, उबर बोलो, ओला बोलो, जो भी बोलो, जो बड़े लेवल पे, और ये अभी और काफ़ी बड़े होने वाले। ये तो आज शुरुआत है। ई कॉमर्स जैसा हम कहते हैं, ई कॉमर्स शुरुआत है आज। इस ई कॉमर्स पहुंच चुका है 12% 14% इंडियन का जी। पूरा जो कॉमर्स है, अभी तो 85% बाकी है। और ये जो है पूरा का पूरा ये अपॉर्चुनिटी रहने वाली है सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। और ये देखो ना कि हो क्या है कि बिकॉज ऑफ द एक्सेस, ये समझ लीजिए आप एक सिंपल भाषा में बात करते हो कि आपको एक यूनिक प्रोडक्ट है, एक रेगुलर प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक, कुछ तो भी एक अलग आपने बनाया है जो बिल्कुल यूनिक है, कुछ उस आइडिया पे आपको प्रोडक्ट पे ऊपर काम करना है। ये पूरा पहले ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में जी। कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट का डिज़ाइन, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट का मार्केटिंग, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में पेमेंट, उसके बाद में वेयर हाउसिंग, ये सब करना पड़ता था, वो खुद आपको करना पड़ता था जी। अभी आप देखिए, मज़ा देखिए, प्रोडक्ट का एक कंसेप्ट आपको आ गया कि चलो ये प्रोडक्ट है जी। ये प्रोडक्ट ऐसे टाइप का कुछ तो प्रोडक्ट आपको बनाना है और ये आपका प्रोडक्ट है। अभी आपने एक डिज़ाइन तो कर लिया, तो आपके दिमाग के ऊपर है जी। नाउ आपको मैन्युफैक्चरिंग खुद का लगाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर, और आजकल नेट पे से आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इवन 100 पीसेस का भी ऑर्डर दे सकते हैं और इसका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं। राइट सर। मैन्युफैक्चरिंग निकल गया आपका। वेबसाइट, अगर आप नॉन टेक्निकल भी है तो विक्स नाम का जो एक सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू 1 दिन में वेबसाइट बनती है जी। शॉपिफाई आप लगा दो, आपका वेब स्टोर फ्रंट 1 दिन में बन जाता है जी। उसके बाद में आपको ये पूरा का पूरा उसको डिलीवरी करना है ऑल ओवर इंडिया जी। तो आप शिप रॉकेट जैसी कंपनी है या फिर इनके जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स जो बोलते हैं या फुलफिलमेंट सेंटर्स बोलते हैं, उनको दे दो, वो आपके यहाँ से सामान उठाएंगे और कस्टमर के पास में पहुँचा देंगे। आपको वेयर हाउस उनका लेना, उनका डिलीवर करना, उनका पेमेंट कलेक्ट करना, उनका पूरा आपके साथ पूरा आपको करा के देंगे। आपको इसको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे लॉन्च करना है, वो भी आप कर सकते हो पूरा का पूरा। अच्छा, आपको मैन्युफैक्चर भी नहीं करना है, सिर्फ वेबसाइट पे ये डालने का है जी। ये किसी और का प्रोडक्ट है जी, जिसको बोलते हैं कि ड्रॉप शिपिंग। जी। कस्टमर की ऑर्डर इसके ऊपर आ गई, आपने वो ऑर्डर ये थर्ड पार्टी जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके पास ट्रैवल दे दी, शिप रॉकेट ने माल उठाया कस्टमर के पास में दे दिया। 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर आप आपके पूरे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मार्केट में उतर सकते हो और कम से कम पैसा में। ऐसा नहीं इसके लिए आपको 50 लाख चाहिए। ये पूरा जो काम मैं कह रहा हूँ, ये पूरा जी,
ये अगर काम करना है तो ये कार्यक्रम जो है, ये जो जिस तरीके की मैंने जो बात करी है, ये आप 1 लाख 2 लाख के अंदर भी काम चालू कर सकते हैं। ये पूरे अवेलेबल है ना जी। ये इतना सारी टेक्नोलॉजीज और इतनी सारी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। और एक आदमी ने तो वही चालू करा था, मुंबई में है वो जो बंदा, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोलता था कि मुझे आप 10 आइडियाज़ हर रोज़ लिख के दो, और जो कुछ भी ऐसे एक आइडिया अच्छी दिखी तो फिर वो आइडिया वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के पास से लेके लाता था और वेबसाइट्स के थ्रू उसको दिखता था कि रिस्पॉन्स कैसा है। जैसा रिस्पॉन्स ठीक ठाक है उसको बढ़ा दिया। तो खुद का खर्चा ऐसा भी नहीं कि 1 लाख पीसेस चाहिए, आपको मोल्ड बनाना है, असेंबली लाइन सेटअप करना है, आपको उसका पैकेजिंग करना है, आपको उसको वेयर हाउस में रखना है, आपको डिलीवर करना है, पैसा कलेक्ट करना है, कुछ नहीं। ये सब सिस्टम्स एट द लोएस्ट कॉस्ट। ऐसा शिप रॉकेट ऐसा नहीं बोलता है कि मेरे को 10 शिपमेंट दो तो मैं आपके साथ में काम करूंगा। 2 शिपमेंट भी दो, 1 शिपमेंट भी 1 वीक में तो भी काम करेगा और भारत के कोई भी कोने में आपका माल पहुंचा देगा। तो ये जो एक बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सेस ऑफ टूल्स, एक्सेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये अंदर आना, हाँ कितना बढ़ना ये अलग बात है जी, बट इसके लिए जो फ्रिक्शन था, इसके लिए जो बहुत सारी तकलीफें थी, बहुत सारा कैपिटल लगता था, नहीं ना, ये आज अवेलेबल है। तो आज इसका मतलब ये है कि आज अगर आप धीरूभाई अंबानी के लड़के भी ना हो, मगर अगर आपके पास बिल्कुल मिनिमम कैपिटल बट आइडिया सॉलिड हो तो भी आप कर सकते हो। आइडिया बहुत ज़्यादा सॉलिड भी नहीं हो, छोटे लेवल पे करना है जी। 2-3 यूनिक प्रोडक्ट्स है जो इंटीरियर के अंदर कुछ तो बनते हैं, उसको आपको लॉन्च करना है और छोटा एक बिजनेस करके देखना है। ज़्यादा पैसा नहीं लगता उसके लिए आज जी। हाँ आगे चल के लगेगा शुरुआत करने के लिए। पहले तो शुरुआत करने के लिए हमको तो बड़े बिजनेसमैन के बेटे होना कंपलसरी था जी। अब नहीं, अभी तो ऐसा नहीं रहा ना। जिसके पास आइडिया है वो अंदर तो आ सकता है, वो कितना ऊपर जाए उसके जो, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, उसके एग्जीक्यूशन पे, उसके टीम पे, उसके स्ट्रेटेजी पे और उसके एडवाइजर्स जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक सर, मैं वापस से उस बात पे आता हूँ जो बात का मैं जवाब आपसे चाहता था। ये जो आपने बात बताई वो बिल्कुल 100 आने सच है सर। लेकिन जब हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करते हैं, नीतियों की बात करते हैं, जबकि उनका आना थोड़ा सा वक्त है अभी उनको, क्योंकि अभी स्टार्टअप ही हुआ है, अभी तो उनका आना बाकी है। लेकिन सर जिस किस्म की आबादी है, जिस किस्म की क्षमताएं हैं, जिस किस्म की ज़रूरत है, जहाँ एक तरफ सर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर सप्लाई भी होना उतना ही ज़रूरी है। लेकिन सर उस किस्म की अगर सप्लाई नहीं हो पा रही और गवर्नमेंट से जो अपेक्षाएं हैं युवाओं को, युवा जो नीतियों में कंफर्टनेस चाहते हैं, लोन चाहते हैं, सुविधाएं चाहते हैं, जब ये सब चीज़ें नहीं आ पाएंगी, मैं गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो ऐसे नीतियाँ बने जो थोड़ी सी ट्वीक भी हो सकें, लेकिन सर यहाँ ट्वीक करने के लिए सर अंडर द टेबल बहुत कुछ करना पड़ता है जो नहीं, मैं देखो क्या हो रहा है कि जिस लेवल पे गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रहा है, मैं समझता हूँ कि वो एफर्ट्स एक सही डायरेक्शन में, उसका कहना मेरा ये है कि देखो आज जिस लेवल पे उन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स सब काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में चालू करे, उनको फंडिंग दिया। अभी रायसोनी कॉलेज में ऑलमोस्ट 4 करोड़ का फंडिंग है जो पूरा उनकी तरफ आया, रामदेव बाबा में है जी। अभी VNIT में जो पूरा 160 करोड़ का सीमेंस का लैब आ चुका है पूरा का पूरा। तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में चालू हो रहा है, उसका काफ़ी सारा फंडिंग तो वहीं से आ रहा है जी। अटल जो टिंकरिंग लैब्स है, जो उनका कहना है कि स्कूल लेवल से एंटरप्रेन्योरशिप की सोच पैदा होना चाहिए, उसको भी फंडिंग वो लोग कर रहे हैं जी। मुद्रा लोन्स की फैसिलिटी वो लोग दे रहे हैं जी, बराबर। उसके बाद में जो स्टार्टअप्स को जो बेनिफिट्स हैं, राइट फ्रॉम टैक्सेशंस टू एवरीथिंग जी, कैपिटल गेन्स, उसकी भी बेनिफिट उन्होंने दिया जी। उसके बाद जो एक फंडिंग के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि भाई फंडिंग हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, मुद्रा लोन्स तो हम बैंक के थ्रू जो भी जाएगा वो देंगे, बट बाकी जो स्टार्टअप्स को फंडिंग है, हमें स्टार्टअप्स के बारे में उतना नहीं समझता जितना ग्राउंड लेवल पे उसको कोई एसेस करे और उसको फंडिंग दे। तो एसेस कौन कर सकता है? तो जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। ग्राउंड लेवल पे कौन काम कर रहा है? तो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं जैसे फंड्स है, ब्लूम फंड है, इंडिया क्वेश्चन है, के कैपिटल है, ये सारे फंड्स जो 5-7 साल से 8 साल से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं जी।
तो उन्होंने क्या किया, फंड ऑफ फंड्स बना दिया जी। उन्होंने कहा कि हम एक 10,000 करोड़ का फंड बनाएंगे और ये जो फंड्स है इनमें इनको पैसा दे देंगे और ये फिर स्टार्टअप्स में दे जो सही स्टार्टअप्स है उनके पास में पहुंचा। तो एक हाई लेवल पे जो उनका जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं समझता हूँ हाई लेवल पे जो बड़े लेवल पे जो उनकी सोच है वो बराबर जा रही है, जो स्कूल से लेके यूनिवर्सिटीज तक और फंडिंग तक और स्टार्टअप पॉलिसीज के बारे में भी हर स्टेप में देखो, हर ईयर में उन्होंने रिलैक्सेशंस बढ़ा चुके हैं वो लोग। अभी ये एक अपना दायित्व है अपना, यानी फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से लेके स्टेट गवर्नमेंट से, कि वो लोग भी उतने ही जिसको कहें कि हम जोश के साथ थोड़े से बोल्ड स्टेप्स उठाएं। वो करना पड़ेगा जी। थोड़े से बोल्ड स्टेप हमको उठाना पड़ेगा जी, कि अगर फॉर एग्जांपल कि एक लेवल के बाद फंडिंग तो मिल जाएगा, बट शुरुआत के लेवल के फंडिंग के लिए इतना आसान नहीं है जी। तो शुरुआत के लेवल के लिए फंडिंग के लिए क्या व्यवस्था की जाए, शुरुआत के लेवल के लिए उनका खर्चा कम करना है उसकी क्या व्यवस्था की जाए। जैसा अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने किया, जैसे रायपुर में उनका जो है पूरा एक मॉल था, तो मॉल के इसमें उनको अप्रूवल तो दे दिया था उन्होंने मॉल को, बट ऊपर का जो 10,000 के स्क्वायर फीट के 2 फ्लोर्स सिर्फ स्टार्टअप के लिए रिजर्व कर दिए। अच्छा, पूरे स्टार्टअप के लिए। तो यहाँ वहाँ से पूरा से लेके बैठने के कॉन्फ्रेंस रूम से लेके पूरा का पूरा कैंटीन से लेके पूरे 20,000 स्क्वायर फीट की जगह स्टार्टअप्स के लिए एट लोएस्ट कॉस्ट आपको 2,000 रुपये में एक सीट मिल जाएगा। यानी आपके अगर 3 लोग की टीम है तो 5-6 हज़ार में इंटरनेट कनेक्टिविटी, कॉफी, बैठने की, एयर कंडीशनिंग भी पूरा का पूरा सब एक साथ पूरा मिल जाएगा। और वहीं पे सब स्टार्टअप आ जाते हैं तो फिर बाकी के लोग भी वहीं आ जाते हैं, तो फिर उनके मेंटर्स वहाँ जाते हैं। बाकी प्रोग्राम्स अगर कुछ करना है तो बाकी बाहर से लोग बुलाना है तो वो वहाँ आ जाते हैं। तो ये जो टाइप के जो लोकल इनिशिएटिव्स है हमको और ज़्यादा उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट अपने लेवल पे करेगा, मुझे लगता है कि जो लेवल पे कर रहा है वो ठीक है और थोड़ा कर सकता है, बट और ज़्यादा अंदर नहीं आना चाहिए उसको। बहुत ज़्यादा अंदर आ गया तो फिर वो इंसेंटिव के साथ में, जिससे मैंने कहा, बहुत रेगुलेशंस आ जाएंगे जो फिर रेगुलेशंस उसकी स्टार्टअप्स की जो एक ग्रोथ है जी, राइट, स्टार्टअप एक्साइटमेंट है वो खत्म करेंगे। हाँ, देखो स्टार्टअप्स कहाँ पे बनते हैं, स्टार्टअप्स वो एज में बनते हैं कि जहाँ पे आपकी एक एग्जिस्टिंग व्यवस्था है, एग्जिस्टिंग व्यवस्था को तोड़ के इम्प्रूव करके एक नया अप्रोच पैदा करते हैं जी, वहाँ पे स्टार्टअप्स बनते हैं। तो स्टार्टअप हमेशा वो ऐसे एरियाज में काम करते हैं जो बड़े वाले हैं जी, जिसकी साधारण मान्यता नहीं होती है कि ये ऐसा होगा तो बराबर है कि चलेगा कि नहीं चलेगा। जैसा एयरबीएनबी, घर पे आपके बाहर का आदमी आके रुकेगा तो ये सही है या गलत है जी। जो होटल में जाके रुकेगा बाहर का आदमी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी और के पास जाके रुकेगा तो वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी तो कोई व्यवस्था है नहीं हमारे पास। तो ये स्टार्टअप जो बड़े जो ब्रेक थ्रू या डिसरप्टिव स्टार्टअप्स होते हैं, ये ऐसी एज पे काम करते हैं और वहीं पे बड़ी कंपनीज बनने की संभावना होती है। तो यहाँ पे जितना आप, जैसा अभी ई कॉमर्स है, इतने साल ये चला, थोड़ा बहुत भी अच्छा चला, बट अभी ई कॉमर्स पे रेगुलेशन आना चालू हो जाएगा जी। तो जितने रेगुलेशंस बाद में आएंगे तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट काफ़ी हद तक अपना प्रयास कर रही है। ये हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है। जैसा अभी फॉर एग्जांपल जयपुर जी, और जयपुर अगर नागपुर अगर हम कंपेयर करें, लगभग सिमिलर काइंड ऑफ सिटीज़ है, थोड़ा सा ज़्यादा है, 5-1 लाख ज़्यादा है उनके पास में जी पॉपुलेशन के हिसाब से। अब वहाँ पे 1050 स्टार्टअप्स हैं एक सिटी के अंदर, एक्टिव स्टार्टअप्स जी, और वहाँ से अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स निकल चुके हैं जो एक नाम अपना बना रहे हैं, मकाम बना रहे हैं। कल्चर वैली करके है, तुम्हारा होलसेल बॉक्स करके है, ये जो कंपनीज है, बड़े बड़े कार देखो है वहीं से, जयपुर से। तो जैसे एक बड़े स्टार्टअप्स वो सिटी से निकल जाएगा तो वो सिटी का जो है पूरा का पूरा एक लेवल, एक नज़रिया लोगों को उसकी तरफ देखने का, उसकी तरफ के टैलेंट का अपने आप पे कॉन्फिडेंस का कि यही स्टार्टअप्स अच्छे लेवल पे बन सकते हैं, बड़े लेवल पे बन सकते हैं, तो लोग और उसमें कोशिश करेंगे। नागपुर में अभी हम लोग 300 स्टार्टअप की बात कर रहे हैं जी, तो हमें और एग्रेसिव होना पड़ेगा। तो ये हमारा दायित्व ज़्यादा, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता हूँ मैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये एंटरप्रेन्योर किसी चीज़ का मोहताज नहीं है जी, नहीं है, वो अपने रास्ते, वो अपना रास्ता निकालना चाहिए उसने। ठीक सर, मैं एक सेगमेंट है मेरे शो में जहाँ पर मैं पूछता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सामने
जो मेरे गेस्ट हैं वो एक लाइन में जवाब दें, क्योंकि एक्सप्रेशन में फिर सर एक ये भी आ जाता है कि उसका थोड़ा सा विस्तारित रूप पे जब वो बताते हैं तो वो थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा हिल जाता है। तो मैं एक एक चीज़ कहूँगा, बस मैं चाहूँगा कि आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। सर, नागपुर मेट्रो, आपकी प्रतिक्रिया। मुझे लगता है कि आगे आने वाला नागपुर के लिए अभी से तैयारी। सर, मिहान, अभी उसका पोटेंशियल मुझे लगता है कि 25% जितना हमने सोचा था बस वो लेवल पे पहुंचा है। सर, कोरोना के बाद व्यापारियों के हाल। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, क्योंकि कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे फिजिकल मूवमेंट की आवश्यकता ही है, उसके बगैर हो नहीं सकता। तो ऐसे बिजनेस है जैसे हॉस्पिटलिटी, तो तुम्हारा होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, ट्रैवल है, जहाँ पे फिजिकल आदमी को जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे जो बिजनेसेस है वो काफ़ी सारे अफेक्ट हो चुके हैं। सर, अगर कोरोना को हम बाजू में रखें तो आने इंडिया 5 साल के बाद कहाँ देखते हैं सर आप? मुझे लगता है कि इंडिया 5 साल के बाद वन ऑफ द टॉप 3 है स्टार्टअप्स में, ये वन ऑफ द टॉप स्टार्टअप्स में कंट्री इन द वर्ल्ड में पहुंचेगा ये आने वाले 5 साल में। क्या सर 3 और 4 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो सर 10 ट्रिलियन इकोनॉमी या 15 ट्रिलियन इकोनॉमी तक का जो सफ़र है वो तय कर पाएगी आने वाले 20 सालों में? मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है, मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है, बिकॉज जो कंट्री के जो एक बेसिक पैमाने होते हैं कि आपको एक ऐसी यंग पॉपुलेशन रहे जो वर्किंग क्लास भी है और जो कंज्यूम भी करे। जो एक कंट्री ज़्यादा जो अपने उनके जो लोग हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग में विश्वास ना करें और बहुत ज़्यादा सेविंग में विश्वास ना करें, दोनों के बीच वाली कंट्री है हमारी कंट्री। जो है अगर आप देखो तो चाइना जो 20 साल पहले था वो लेवल पे हम आज हैं जी। हमारी जो कंट्री की जो और हमारे लोग भी जो है, ये जो चाइना का भी जो काफ़ी सारा जो ग्रोथ था वो कभी एक्सटर्नल पे डिपेंडेंट नहीं था। उनके जो लोग जो काफ़ी हद तक सेविंग पे बिलीव करते थे और वो जो एक पूरा का पूरा इंटरनल सेविंग एट द सेम टाइम जो लोग जो कंज्यूमरिज्म है, जो कंज्यूम भी करेंगे और जो लोग काम भी करेंगे जी, ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन बड़े स्केल पे चाइना के टक्कर पे सिर्फ इंडिया में आज। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का ग्रोथ अब इरिवर्सिबल है। ठीक ठीक। सर, राज की बात, मन की बात है। लेकिन सर ये भी मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या सर अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, क्या आप ऐसा मानते हैं कि ये आने वाले 20 वर्षों में इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल सपोर्ट करेगा। मुझे लगता है कि एक अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है इसके साथ जो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए नेशन के प्रति जी, तो वो ध्यान में रखते हुए अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरी होनी चाहिए। मगर जिसमें हमारे कंट्री का अगर देश हमारा पीछे हो जाता है किसी कारणवश, अब ये तय करना मुश्किल है जी, कि कौन सी चीज़ की वजह से जी, देश को आघात या सामने में ले आ सकता है जी, बट एक हमारा जो इंडियंस का रहा है और फॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा भी इम्प्रूव हो रहा है जी, कि हमारी जो कहते हैं कि देश के प्रति, फिर उसके बाद में सोसाइटी के प्रति, उसके बाद में फैमिली के प्रति, तो हम लोग काफ़ी हद तक शुरुआत की, अगर ये बीच वाला जो पीरियड था हम फैमिली तक ही लिमिट रहे। हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एक प्राइड है जो हर छोटी चीज़ में हमने लेना चाहिए, जिसके वजह से देश आगे बढ़े तो सभी उसके साथ में आगे बढ़े, तो वो हमारी कम थी मगर वो अभी बढ़ रही है। तो ये जो हमारा अभी एक मुझे लगता है कि एक अच्छा पर्व भारत के लिए चालू होने वाला है
मतलब अच्छे दिन शुरू हो गए। अच्छे दिन की शुरुआत है, मैं कह रहा हूँ, मैं शुरुआत है अभी, शुरुआत है। ये सभी उतने लेवल पे नहीं है, बट अच्छे दिन की शुरुआत है, डेफिनेटली शुरुआत है। तो ये सफर में जी अभिव्यक्ति करें, बट उसके साथ साथ में ये सेंसिटिविटी रखें कि हमारे सोसाइटी में और हमारे कंट्री को हम किसी तरीके से पीछे ना लेके जाए। जी जी सर, पर्यावरण 40,000 पेड़ कटने की कगार पे, अजनी वन, क्या सोचते हैं? बहुत मुश्किल है इसके ऊपर कमेंट करना, बहुत मुश्किल है कमेंट करना। और ये एक हमेशा का एक डिबेट रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पर्यावरण को जितनी हमने अहमियत देना चाहिए, बिकॉज उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं जी। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स तो अब अपने को ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से दिखेंगे, मगर जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो है पर्यावरण के, अगर हम आज से उसके ऊपर उतना ध्यान ना दें तो आने वाली पीढ़ियाँ, और हमें लगता है कि, और ये तो काफ़ी लोगों ने भी बोला है कि हम एक ऐसे जागतिक लेवल पे, एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं कि जहाँ पे आज हम वो कदम ना उठाए पर्यावरण प्रति, हमारी जो एक ये संवेदना है या उसके पीछे जो हमारी सोच होनी चाहिए, वो अगर हम उस लेवल तक नहीं लेके जा सकते तो फिर ये इरिवर्सिबल है। तो हमें कल के लिए आज मुझे लगता है कि पर्यावरण को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सर, BNI जो एक नया कल्चर नागपुर में शुरू हुआ है, BNI के बारे में क्या सोचते हैं? ये देखो, BNI ये नागपुर के लिए नया है जी। ये एक फॉर्मलाइज तरीका है कि आपस में बात करने के लिए, आपस में मदद करने के लिए, और ये पहले होता नहीं था, होता था, अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म्स थे। BNI के जो एक इनिशिएटिव उसने उसको फॉर्मलाइज किया जी। और हम लोग जो है, मुझे लगता है कि ये अच्छा प्रयास है, कोई हमारा अच्छा, हमारे यहाँ पे कुछ, अगर जैसे आपने कम्युनिटीज़ की बात करी या कुछ जगह में बात करी, एक सहजता से मैं किसी की मदद नहीं करूँगा जी। ऐसा एक कल्चर था जी। अरे मुझे एक पहचान का है, जरा मुझे आप इसको इंट्रोड्यूस करा दीजिए जी। तो वो एक इंट्रोड्यूस करने का, एक सामने वाले को सहजता से मदद करने का जी। हमारे पास वो कल्चर उतना नहीं था जी। उन्होंने वो एक आसान बना दिया। तो वो आसान बनाने की वजह से लोग जो है जी। कुछ जो इंसेंटिव्स के थ्रू बोलो या किसी के थ्रू जो मोटिवेट हो जाएंगे, पहले करेंगे और बाद में थोड़ा नेचुरल हो जाएगा। और ये करना चाहिए। अगर आपके पास में कोई अच्छा बंदा आता है और उसको आप सामने में इंट्रोड्यूस करा के दोनों का फ़ायदा करा सकते हो, तो ये एक फॉर्मल तरीका BNI ने लॉन्च करा दिया है, एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ है। सो मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, सर शशिकांत चौधरी। सर मत बोलिए, सर इसीलिए बोले सर इसीलिए हुआ था कि मेरा जो कंपनी था, कंपनी के साथ साथ मैं कॉलेज में काम करता था जी। तो आई वाज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस इन ICC, तो उसके वजह से वो सर लगा था। तो जो स्टूडेंट लोग सर कहते थे, तो काफ़ी सारे जो मेरे पहले एम्प्लॉयज़ थे जो ADCC में थे, E-फोरम में थे, जो कंपनीज 97-98 में चालू करी थी, तो वो भी लोग फिर पहले सर बोलते थे, इसलिए सर बोलना चालू कर दिए, तो इसलिए वो लोग सर कह, वैसा सर जैसा कुछ नहीं। सर, हम आपको क्या करते हुए देखेंगे आने वाले वर्षों में? कैसे आप क्या प्लान करते हैं इन द कमिंग टाइम? किस तरह से सर आप सोसाइटी से, लोगों से, युवाओं से जुड़ेंगे? मेरा तो जो 10 साल का मैंने प्लान लेके चला था 2015 से 2025 तक, तो मेरा तो यही है कि यही सोचे कि जो यंग लोग हैं, भले वो कॉलेज में हो या कॉलेज के बाहर हो, और जो बिल्कुल दिखता है, उनका पैशन दिखता है, उनका अप्रोच दिखता है, उनके आइडिया की स्ट्रेंथ दिखती है, उनकी टेक्नोलॉजी की स्ट्रेंथ दिखती है, उनको मैं जितना हो सके मेरे तरफ से उनको गाइड करूं, गाइड तक ना रुकूं, मैं उनमें इन्वेस्ट भी करूं, उनको मदद भी करूं, क्योंकि उस समय में जब वो लड़का कुछ होता नहीं है, उस समय उसके ऊपर कोई विश्वास करता नहीं है जी। कभी कभी तो उसके पेरेंट्स भी विश्वास नहीं करते जी। हम लोगों का दायित्व है कि अगर वो लड़के में या वो टीम में अगर सच में उतनी स्ट्रेंथ दिख रही है, हमको नज़र आ रही है, उसके जो एक गुण जो है उन समझ में आ रहा है,
तो अगर हम लोग उसको बैक करेंगे तो फैमिली को भी लगता है अरे नहीं, ये अगर हमारे जो बच्चे हैं इनके वेंचर को सपोर्ट कर रहे हैं तो सच में वेंचर में कुछ ना कुछ दब होगा, अदरवाइज ये लोग तो उनको हेल्प नहीं करोगे। तो इसी के लिए मैंने कॉलेज में पढ़ाना चालू किया और पढ़ाता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता हूँ। और पढ़ाने का मतलब ये तो जितने लोगों को मैं अगर वो पढ़ा सकूँ उनका एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट तैयार करूँ। वो आज एंटरप्रेन्योर बने, कल बने और लाइफ में कभी बने, मगर उनकी एक सोच पैदा हो कि ये ऐसा बन सकता है। ये एक मेरा उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है कि जब मैं उनके साथ में 6 महीने पढ़ाऊंगा तो मुझे समझ में आएंगे कि ये 2-4 कलाकार लोग कौन है जी, विचार जिसको बोलते हैं हम आउट ऑफ द चार्ट है। राइट सर। उनको उसी लेवल पे मदद करो, उनके आइडियाज़ को शार्पन करो, उनको एडवाइस करो, उनको स्ट्रैटेजी में मदद करो, उनको फंड भी लगता है तो उस समय फंड उनको अवेलेबल करा के दो, उनको इंक्यूबेशन सेंटर में मदद लगती है तो उनको वहाँ तक लेके जाओ, जो भी लगता है। हमारा तो कहना है, हमारे एक VNIT का जो है, एक लास्ट में कहते जाता हूँ, हमने एक VNIT एल्यूमिनाई का एक ग्रुप बनाया। मैं एक चेयरमैन था VNIT एल्यूमिनाई एसोसिएशन का। तो ये जो एक एल्यूमिनाई का हमने ग्रुप बनाया तो उनको जब हमने अप्रोच किया और एक ग्रुप बन गया हमारा, तो उसके थ्रू हमने उनको बताया कि जो VNIT के जो अपने स्टार्टअप्स हैं जो अच्छे वाले हैं, अगर हम आपके पास लेके आते हैं तो आप उसको फंडिंग करिए। और लिटरली हम लोगों ने डोनेट कार्ड, मेड्स ऑन वे, यूनी, लूसिड इम्प्लांट्स ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 1 करोड़, ये सिर्फ एल्यूमिनाई के एक कॉलेज के छोटे ग्रुप ने, ये सिर्फ 100 लोग हैं 22,000 में से जी, उन्होंने इनको फंड किया है। तो हमारा ये लड़कों को कहना है कि भाई हमारे एल्यूमिनाइज जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे पहुंचे, हर सिटी में, हर कंट्रीज में। हमारा कहना इतना है कि आप ताकत दिखाओ, आप कमिटमेंट दिखाओ, उसके 2 टाइम्स लेवल पे, 3 टाइम्स लेवल पे हम मैच करेंगे। आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको फंडिंग चाहिए, आपको नेटवर्किंग चाहिए, आपको इंट्रोडक्शन चाहिए, आपको जो कंट्री में जाना है, हो सकता है जो कंपनी में हमारे लोग हैं या हमारे पहचान के लोग हैं, हम आपको एक्सेस दिलाएंगे। वर्ल्ड लेवल का एक्सेस हम नागपुर में बैठे हुए लड़कों को यहीं से दे सकेंगे। तो यही विश्वास है कि जो एक अच्छे अगर लोग वो लेवल के अगर बन उनको उस मोमेंट पे हम लोग अगर सहायता कर सके, हो सकता है कि उनकी जो उड़ान हो उसका कद नापना हमारे लिए आसान नहीं होगा। सर, आपने आज अपना वक्त दिया, आपने राज की बात में वो बातें करी जो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की मन की बात थी जो आपने आज राज की बात में कही। और ये बात अगर मुझे पता है ये जो वीडियो है ये हज़ारों लोग देखेंगे इसे, और देखने के बाद जो शायद सीखेंगे वो तारीफ़ काबिल होगा। आने वाले वक्त में शायद ये वीडियो देखकर ही बहुत सारे लोग एडुकेट हो जाया करेंगे, और आपकी आंखों से जिस तरह आप दुनिया देखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि दुनिया देखे, शायद उन्हीं आंखों से और उसी तरीके की नज़र से लोग दुनिया को देखेंगे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। आज राज की बात में सर शशिकांत चौधरी से हुई मुलाकात। हमने उनसे स्टार्टअप्स के बारे में बात करी, बिजनेसेस के बारे में बात करी, पॉलिसीज़ के बारे में बात करी, युवाओं के बारे में बात करी, वो डर, वो रिस्क के बारे में बात करी। जो सवाल पूछे उनके जवाब उन्होंने दिए। ये वीडियो आप दोबारा भी देखेंगे तो शायद कुछ नया ही आपको सीखने मिलेगा, लेकिन कुछ बातें उन्होंने बड़ी साफ साफ कही, और उनकी जो उम्मीद है वो युवाओं से शायद यही है कि आने वाले वक्त में 20 साल में ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। इन्हें बस अपनी क्षमताओं से वाकिफ़ कराना ज़रूरी है। सरकार को अपनी नीतियों को थोड़ा सा ट्वीक करना ज़रूरी है, और हमें अपनों पर विश्वास करना ज़रूरी है। और वो किसी ने खूब कहा है, और ये बात मैं कई बार दोहराता हूँ कि अक्ल चक्कर में है रफ्तारे दुनिया देखकर, एक को आता एक को जाता देखकर, भूल कर कांधा ना देना जनाजे को मेरे, कहीं शायद वापस जिंदा हो जाऊं सहारा देखकर। आज बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों की जो नज़र है वो हर उस बायर पे है जो आकर बाहर निकलेगा और ख़रीदेगा। मैं जब कहता हूँ बाहर निकलेगा तो मैं कह रहा हूँ कि वो इंडियन सामान खरीदेगा, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेगा। और क्यों ना करे, हिंदुस्तानी आप सिर्फ सिनेमा हॉल के जनगण मन पर अपने आप को कह नहीं सकते। 75वां साल है आज़ादी का, किस तरह से देखेंगे इसको?
आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपने देश की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपनी युवाओं की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, युवाओं के सपनों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इस देश को उस लेवल पे पहुंचाना पड़ेगा जो शायद आने वाला जनरेशन ये कहे कि वाकई में हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ना ही सिर्फ देश को आज़ाद कराया लेकिन देश को उड़ना भी सिखाया। और इसीलिए आज हिंदुस्तान दुनिया के आसमान में बिल्कुल शान से उड़ रहा है। ये सपना आप भी देख रहे हैं, ये सपना मैं भी देख रहा हूँ और शायद ये सपना हर किसी की आंखों में इसीलिए है क्योंकि शशिकांत चौधरी अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। ये सम्मान को, गौरव को याद रखिएगा, अपने अंदर दबा के रखिएगा। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत लम्हा बिताएं और अपने परिवार के हर सदस्य को सिर्फ इतना समझाएं कि उसके लिए सिर्फ उसका परिवार ही ज़रूरी नहीं, सिर्फ उसके लिए उसका शहर ही ज़रूरी नहीं, प्रदेश ही ज़रूरी नहीं, लेकिन देश सबसे पहले ज़रूरी है। जिंदा रहें। जय हिंद।